Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is reflection of light through a glass prism. ये क्लास 10th का टॉपिक है फिजिक्स का और ये चैप्टर 2 से लिया गया थर्ड टॉपिक है। दो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। पहला है ह्यूमन आई और दूसरा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम सेकेंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म जो है वो एक स्पेशल टाइप की ग्लास की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 सरफेसेस होती है लेटरल, जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड होती है, रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। ये देखिए इस तरह से, एक तो ये है ट्रायंगुलर और ये दूसरा ट्रायंगुलर बेस। ये 2 ट्रायंगुलर बेस हैं और ये 3 जो हैं वो सरफेसेस होती हैं और एक पीछे लेटरल सरफेस है। ये रेक्टेंगुलर होती हैं और एक दूसरे से इंक्लाइंडली अरेंज होती हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये जो है एक एंगल से ये तीनों लेटरल सरफेसेस एक दूसरे से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये है लेटरल सरफेस, ये ट्रायंगुलर और इसको या फिर इसको कह सकते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है प्रिज्म। तो जब हम प्रिज्म से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है तो इसमें रिफ्लेक्शन भी कुछ अलग तरह से दिखता है। ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जब ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो लाइट रे जो है वो थोड़ा सा साइडवेज शिफ्ट हो जाती है। उसके एंगल वगैरह में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा साइडवेज शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए कि लाइट रे जो है वो अपने पथ से डेविएट हो जाती है, यानी डेविएशन देखने को मिलता है, उसका पथ ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो किस तरह से मिलता है ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइट रे को आप डायरेक्ट जो है अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली, जैसे कि क्लास लैब में हमने प्रैक्टिकल करके समझा था, इसी तरह से इसको प्रैक्टिकली लैब में समझना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर समझा रही हूँ कि देखिए लैब में क्या करते हैं हम कि एक बोर्ड होता है, उस पर हम व्हाइट पेपर को फिक्स कर लेते हैं और प्रिज्म को ट्रायंगुलर बेस से उस पर जो है वो रखते हैं। तो ये समझिए प्रिज्म को हमने बना लिया। अब इस प्रिज्म के कॉर्नर्स को हम ए, बी और सी नाम दे देंगे। ये ए, बी, सी में क्या करेंगे, जब हम किसी लाइट रे को स्टडी करना हमें तो क्या करेंगे, इंक्लाइंड हमको लाइट रेस पर इंसिडेंट करनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सरफेस, इसका सरफेस है ए सी, इस साइड से हमने एक इंक्लाइंड लाइट रे इस पर अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पिन, ग्लास स्लैब की तरह ही प्रैक्टिकल चलेगा इसका। 2 पिन जो है हम ऐसे इंक्लाइंड लाइन में इस पर लगा लेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं पिन हैं, ये पी और क्यू, ठीक है। और तो इस हिसाब से इसका नॉर्मल जो है वो ये बनकर आएगा। तो एन डैश ये नॉर्मल है इसका। अब देखिए यहाँ पर रूल चलेगा रिफ्रैक्शन वाला कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो लाइट रे जो है वो अपने नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये डेंस मीडियम है, ग्लास है और ये एयर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से लाइट रे प्रिज्म के अंदर जाने के बाद। ये इंसिडेंट रे है पी क्यू और ये लाइट रे जो कि एयर से ग्लास प्रिज्म में एंटर की है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, देखिए अगर ये सीधी जाती, प्रिज्म नहीं होता यहाँ, तो ये कुछ ये डॉटेड लाइन की तरफ डायरेक्शन में जाती और ये शिफ्ट हो गई है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में, जब हम इसको दूसरी तरफ से देखेंगे जाके सरफेस ए बी की तरफ से, तो क्या होगा कि जो लाइट रे है अब दोबारा से क्या हुआ, उसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म से एयर में जाएगी। तो क्या होगा, अब इसके लिए, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया, इसको एम डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो कुछ इस तरह से। तो इनको आर और एस नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को, यानी कि जब हम प्रिज्म के थ्रू इन पिन्स को देखेंगे तो ये जाकर कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि हमने ग्लास लैब में प्रैक्टिकल करना बताया था उसी तरह से। आप दूसरी साइड से देखेंगे तो पिन जो है आपके यहाँ पर प्लेस्ड होंगे और फिर उसको हम इस तरह से पूरा देख लेंगे। अब ये जो है पी क्यू है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें इसमें, पहले हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले
PQ देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, इंसिडेंट रे है। RS इमर्जेंट रे है। अब इन पॉइंट्स को हम जो है EF मान लेते हैं, ये जो जहां पर ये वाले पॉइंट्स हैं। तो EF जो क्या है, वो लाइट रे है, वो क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिला, तो रिफ्रैक्टिव रे, ये 3 रे हमें देखने को मिल रही है इसमें। अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं कि ये देखिए PQ इंसिडेंट रे है, तो ये जो है ये एंगल, यानी कि एंगल E, एंगल E क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल E यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही ये जो एंगल F है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, क्योंकि ये इमरजेंट रे दिखा रहा है, तो एंगल F जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ऐसे ही अगर हम इमरजेंट रे को पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या बनती, देखिए ये यहाँ पर जहाँ पर ये कट हो रही है, इसको हम पॉइंट D मानते हैं। तो देखिए कि अगर इंसिडेंट रे के बीच में प्रिज्म ना आया होता या ग्लास मीडियम ना आया होता, तो ये शिफ्ट नहीं होती, तो सीधी ऐसी जाती ना, और अगर ये भी इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे तो ये सीधी ये जा रही है, यानी कि जो इसका पथ था इंसिडेंट रे का, वो डेविएट हो गया और एक एंगल से देखिए इतना घूम गया, तो ये जो एंगल बना यहाँ पर, ये हो गया एंगल D, ठीक है। तो एंगल D क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यही से पता चलता है कि कितना डेविएशन देखने को मिल रहा है हमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, तो ये मिलेगा हमें एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो A है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह से प्रिज्म की जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसकी जो पेक्यूलियर स्ट्रक्चर होती है, उसकी वजह से इसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंसिडेंट रे से इमरजेंट रे में। पूरे देखिए पथ ही चेंज हो गया, ये डायरेक्शन थी आने की और जाने की, जब प्रिज्म में से होकर लाइट रे निकलती है तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो ये आपने सीखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एक ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें अब आपने रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझा और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म भी समझ लिया। तो अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी कहीं कहीं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो देखिए वहाँ कौन कौन सा किस तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, आइए देखते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेंगे, देखिए एटमॉस्फेयर में हमें कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन है फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव फायर और रेडिएटर। आपने कभी फायर के ऊपर का पोर्शन देखा होगा, जैसे कि होली जलती है हमारे यहाँ या लोहड़ी का फेस्टिवल मनाते हैं तो काफ़ी वहाँ पर आग जलाते हैं हम, तो उसमें देखिए कि कभी आपने यहाँ रेडिएटर यानी भट्टी के ऊपर जो है तेज आग जलते हुए देखी है, तो उसके ऊपर का जब पोर्शन हम देखते हैं तो जहाँ से हॉट एयर गुजर रही होती है जस्ट आग के ऊपर, तो वहाँ उसके थ्रू अगर आप दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो आपको कैसे लगते हैं, वो फ्लिकरिंग करते हुए या फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। कि किस तरह से, कि मान लीजिए ये होली फेस्टिवल का जो फायर है या लोहड़ी फेस्टिवल का फायर है, तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से हॉट स्ट्रीम जब जाएगी एयर की तो क्या होगा कि इस तरह से फ्लिकर्स बन रहे होते हैं ना, तो उसकी दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे हिलते हुए, फ्लिकर करते हुए या फिर कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट होते हुए। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि फायर के ऊपर का जो पोर्शन है तो वहाँ पर क्या होगा, फायर की वजह से एयर जो है वो हॉट हो जाती है और उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा कूलर एयर होगी देन जस्ट अबव द फायर। तो क्या होगा कि यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा और कूलर एयर का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी वजह से जो लाइट रे हैं वो बैंड हो जाती है और इसी वजह से हमें जो उनके पास थ्रू देखते हैं जब हम उसके, तो दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें फ्लिकर करते हुए या फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कि क्या होता है कि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं और जब स्टार की लाइट आती है एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, स्पेस से लाइट आ रही है और फिर जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर यहाँ से, तो ये जो कोई भी स्टार है, ये जो स्टार है इसकी लाइट जब आएगी तो वो स्पेस से होती हुई आ रही है, स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वहां किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में आएगी तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा है ना कि कई लेयर्स होती हैं, तो जो लेयर्स हैं उनमें से गुजरेगी, जब ये लाइट गुजरेगी 4-5 लेयर होती हैं जो एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ का डेंसिटी भी अलग अलग होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो जब वहाँ से गुजरती हुई आएगी तो यहाँ कहीं बेंडिंग देखने को मिलती है कई जगह, और जब आप तक पहुंचेगी वो लाइट तो क्या होगा, कई बार वो बेंड हो चुकी होगी, कभी नॉर्मल की तरफ कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसी कारण से हमको जो है स्टार्स जो है कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए। उनकी लाइट एकदम सीधी ना दिखाई देकर ट्विंकलिंग दिखाई देती है, यानी झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हॉरिजन पे अगर कोई स्टार है और हम उसको देख रहे हैं तो वो अपनी एक्चुअल प्लेस से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, हमें थोड़ा सा हायर दिखाई देता है, वो भी किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। थर्ड कंडीशन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन जब सनराइज होता है तो उसको एडवांस सनराइज हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले ही लगभग वो हमें सन दिखाई देने लगता है। और डिलेड सनसेट यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं। उसका कारण भी यही है कि जब हम हॉरिजन से देखते हैं, ये हॉरिजन पे होगा, हॉरिजन पे ही होगा ना दोनों साइड, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो अब सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो, दोनों टाइम सन जो है वो हॉरिजन पर होता है। और जब नून होती है तो हमें कहाँ दिखाई देता है, सन अबव द हेड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये दूरी कम होती है और ये हॉरिजन की दूरी जो है हमसे ज़्यादा होती है। तो वो जो दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर में जब आती हैं सनरेज तो उनमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और वो उसी रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनराइज है, ईस्ट से जो सनराइज होगा तो जो रेज जो है थोड़ी नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है, क्योंकि स्पेस जो है वो रेयरर मीडियम होता है देन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आएंगे तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, तो इसी वजह से सन जो है वो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, लगभग 2 मिनट पहले सनराइज के सन को हम देख सकते हैं। और जब सनसेट होता है तो वही कंडीशन कि लाइट रे जो है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो जिस वजह से सन जो है वो सेट होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक, सनसेट के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं। तो ये जो है 3 आपके कोर्स में है रीजंस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ये तीनों यहाँ आपने समझे। तो आज मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, इन फिनोमिना में क्या कारण रहता है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन किस तरह देखने को इन तीनों फिनोमिना में आपको मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।